Very good morning, friends, my dear colleagues, students and all law aspirants. नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव प्रोग्राम के अंदर। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा शमशेर बहादुर लॉ कॉलेज रोहतक का, जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच ये तैयार किया है और एक लीगल सर्विसेज के ऊपर अपनी एक सीरीज इन्होंने शुरू की है लेक्चर्स की, जिसके ऊपर विभिन्न लेक्चरर्स ने जो है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर दिए हैं। तो आपका स्वागत है। और जैसा कि बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, तो आप उन सबको सुन सकते हैं, उन सबसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, उनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो आप इस कॉलेज की आप इस साइट पर जाएं और इस फेसबुक को आप लाइक करें, तो आप सभी जो है लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डायरेक्टर सर का, SBS कॉलेज रोहतक का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पर आने का मौका दिया। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप सभी जुड़ चुके होंगे इसके साथ। अभी हम 1 मिनट का टाइम और ले लेते हैं, समय ले लेते हैं, तब तक और भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसा कि आपको विदित है, आज का हमारा टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट क्या है, मौलिक अधिकार जिनको हम कहते हैं, उनका क्या विशेष स्थान है हमारी जिंदगी के अंदर, कैसे हम उनसे लाभ उठा सकते हैं, सरकार ने हमें क्या क्या लाभ दिए हैं, संविधान हमें कौन से अधिकार देता है जिनसे सरकार भी खुद उनसे हमें वंचित नहीं कर सकती है। तो इन सबको हम विस्तार से जानेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं आज के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों का क्या रोल है, क्या महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है, ये सभी चीजें हम देखेंगे, जानेंगे हम। तो बहुत सारे साथी हमारे जुड़ चुके हैं, तो हम इसको शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी जो चल रही है, तो और उम्मीद भी करता हूं कि आप इससे बचे ही रहें। तो जैसा कि हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट फ्रेंड्स ड्यूटी के बिना अधूरा है। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते रहें तो, और जब तक हम ड्यूटी की बात ना करें तो वो चीज़ बेमानी होगी, अधूरी होगी वो चीज़। तो इस वक्त हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखें और दूसरों को भी बचाएं। जो ये कोरोना महामारी है, इसका हमें ध्यान रखना है, इससे हमें बचाव करना है। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है। देखो, बहुत सारे अधिकारों का हमें पता है, सिविल, क्रिमिनल, बहुत प्रकार के हमारे पास राइट्स हैं। तो फिर ये मौलिक अधिकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स इनको हम कहते हैं, इनमें क्या फर्क है, ये कौन से अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना ह्यूमन लाइफ की आप कल्पना नहीं कर सकते, उसके बिना उसका एग्जिस्टेंस आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उसकी। तो संपूर्ण विकास के लिए जीवन में जो अत्यावश्यक अधिकार हैं, जो नेचुरल राइट्स हमें शुरू से ही जो मिले हुए हैं, उनका ही एक ये रूप है, अलग से कुछ नहीं है। हम शुरू से ही इनका इस्तेमाल कर रहे हैं मौलिक अधिकारों का। लेकिन मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में कहाँ है, कहाँ से आए हैं, तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकार हमने देख लिया कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इनकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई। देखो, वैसे तो इनकी शुरुआत बताई जाती है कि बिल ऑफ राइट्स, हमने ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं, अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं। वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के रूप में जो है ये दर्ज है वहाँ पे। वहीं से हमने अपने लिखित संविधान में इनको पार्ट 3 में, तीसरे भाग में हमने इनको आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमने रखा है इनको, फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट और तभी फंडामेंटल राइट का हमें पता चला। ये बात तो ठीक वैसी होगी कि जैसे हम कहें कि कोलंबस ने अमेरिका और वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी। उससे पहले क्या इंडिया और अमेरिका नहीं थे? बिल्कुल थे। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स भी पहले से ही थे। बिल ऑफ राइट्स या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की या इंग्लैंड से इनकी हम 12वीं शताब्दी से इनकी शुरुआत की हम बात करते हैं, जब बिल ऑफ राइट्स के रूप में वहां से डिमांड की गई थी, किंग जॉन से डिमांड की गई थी। तो तब से नहीं है, ये शुरू से ही है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इनका जो आधुनिक रूप है, सबसे पहले संविधान में लिखित जो दर्जा दिया है वो अमेरिका ने दिया। उसके बाद हमने
अमेरिका से यहाँ पे अपने संविधान के अंदर इनको दर्जा दिया। तो बहुत ही खूबसूरत संविधान का जो निर्माण किया गया, उसमें अगर हम मौलिक अधिकारों को छोड़ दें तो वो एक डेड बॉडी के समान होगा, निर्जीव होगा। तो हम बात करते हैं कि इनका हमने सोर्स पता किया कि ये हमारे पास शुरू से ही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी मेनका गांधी केस में कहा है कि मौलिक अधिकार एंशिएंट इंडिया, वहीं से हम इनको फॉलो कर रहे हैं, नेचुरल राइट है, ये कोई नए नहीं है हमारे लिए। हाँ, इनका आधुनिक रूप हमने इनको आर्टिकल्स में, सेक्शंस में, अलग अलग जगह में डिवाइड कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, इतना ही फर्क है। अदरवाइज ये राइट वही है, उन्हीं राइट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हम सदियों से प्रयोग कर रहे थे। और फंडामेंटल राइट्स एक ह्यूमन लाइफ सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह नहीं होनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेनका गांधी केस के अंदर, केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़े ही विस्तार से इसको बताया है। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, एक छोटी सी बात मैं बीच में आपसे कहना चाहूंगा कि क्या ये डायरेक्ट हमारे फंडामेंटल राइट हैं। आर्टिकल 12 में क्या बता रखा है, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, स्टेट बता रखा है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट कैसे है। आर्टिकल 13 में लॉ डिफाइन कर रखा है कि व्हाट इज लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट कैसे है, हमारा मौलिक अधिकार क्या हुआ इसके अंदर। ये सिर्फ व्याख्या कर रखी है, स्टेट बता रखी है कि स्टेट क्या है, और लॉ बता रखा है कि लॉ क्या, इससे हमें कौन सा राइट मिला। तो ये यहाँ पे बताने की क्यों जरूरत पड़ी। ऐसे आर्टिकल 31 से लेकर 35 तक, 32 आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। मैं बात करूं 35 की, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कहने का अर्थ है कि जो हमें लगता नहीं कि वो सीधे हमारे फंडामेंटल राइट हैं। जैसे आर्टिकल 14 है, समझ में आता है, 21 समझ में आता है कि इक्वालिटी और राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 12 और 13 हमें कौन सा राइट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेट की डेफिनेशन हमें कौन सा राइट दे रही है। आर्टिकल 13 हमें क्या राइट बता रहा है कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल के राइट के रिगार्डिंग ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कुछ छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। जनरली ये क्लासेस के अगर अंदर हम इसको करते हैं कवर, तो 1 महीना लगता है फंडामेंटल राइट्स को कवर करने के लिए। आर्टिकल 12 टू 35 अगर हम डीपली इसकी स्टडी, तो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर इसको सम अप करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्ट के अंदर सारी चीजें बताने की कोशिश करूं। फंडामेंटल राइट, पहली बात कि एब्सोल्यूट नहीं है। इट मीन्स दे आर अवेलेबल विद सम रिस्ट्रिक्शंस। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, सब लिमिटेशंस के साथ हमें अवेलेबल है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। जैसे इमरजेंसी लगती है, 352 में लगी है, कोई और इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज कर देते हैं प्रेसिडेंट, तो वहां पे इनको सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ आपके मौलिक अधिकारों को छोड़ के। बाकी सभी राइट्स आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं। तीसरी बात कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय कोर्ट हैं। आप इनको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जाके आप इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने राइट्स को रिवाइव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट। अब बात आती है हमारे आर्टिकल 12 की। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है कि ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है। हालांकि कुछ राइट है, वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो स्टेट के अलावा इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम इसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हैं। 2 पार्टियां चाहिए भी, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप किसके अगेंस्ट में रेमेडी मांगेंगे, वो राइट किसने वायलेट किया है, आप रेमेडी कहाँ मांगेंगे, किससे रेमेडी मांगेंगे। तो दूसरी पार्टी हमारी स्टेट है। इट मीन्स हम कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो हम स्टेट से उसको क्लेम करेंगे। तो आर्टिकल 12 यही बता रहा है कि आपके पास फंडामेंटल राइट तो हैं, लेकिन आप उनको किसके अगेंस्ट में क्लेम करोगे। अगर आपको पता ही ना हो कि हम कौन सी पार्टी है, किससे क्लेम करें, तो आपको बता दिया कि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दे दी कि कौन कौन सी वेरियस
अथॉरिटीज हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, आपकी पार्लियामेंट है, स्टेट बॉडीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइन कर रखे हैं। डायरेक्टली वो आपका राइट नहीं है फंडामेंटल राइट, लेकिन ये बता रखा है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उसका वायलेशन अगर होता है, तो ये अथॉरिटीज हैं, अगर ये अथॉरिटीज आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो लॉ डिफाइन कर रखा है, लॉ बता रखा है। देखो यहां पर हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना खूबसूरत संविधान बनाया है। देखो फंडामेंटल राइट की कितनी इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने कैसे इसको सिक्योर किया है। सिक्योर कैसे किया है? देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है कि ऑल दोज लॉज विच आर इन एग्जिस्टेंस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस संविधान के लागू होने से पहले, हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए सभी एक्ट्स को हम आज तक भी फॉलो कर रहे हैं, मोस्टली ज्यादातर को, लेकिन अब वो इंडिया, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, हमने उनको लागू किया है अपने तरीके से, उनके अंदर सुधार अमेंडमेंट किया है। लेकिन क्लॉज 1 के अंदर क्या कह रहा है 13 क्लॉज 1 के अंदर कि अगर ऐसा कोई लॉ है जो इस संविधान के लागू होने से पहले, मीन 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई लॉ है, कोई एक्ट है, और अगर उसका कोई प्रोविजन, कोई पार्ट फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के अगेंस्ट में है, तो वो उस लिमिट तक, जिस लिमिट तक वो अगेंस्ट में है, शैल बी वॉइड, वो अवैध होगा, वो वॉइड होगा। और क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इज अगेंस्ट पार्ट 3। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में अगर कोई भी ऐसा कानून अगर स्टेट बनाती है तो वो वॉइड होगा, स्टेट नहीं बना सकती। देखो दोनों तरीके से डबल प्रोटेक्शन, 2 टियर इसको प्रोटेक्शन, डबल लेयर में सुरक्षा प्रदान की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको। पहला तरीका कि कोई भी ऐसा लॉ अगर वो संविधान के पार्ट 3 के अगेंस्ट में है तो वो वॉइड होगा, सीधी बात। दूसरा क्लॉज 2 क्या कहता है कि आगे अब स्टेट कोई ऐसा लॉ बना नहीं सकती हैं, अगर बनाती हैं तो उसकी स्टेटस, उसकी पोजीशन क्या होगी, दैट शैल बी वॉइड, वो वॉइड होगा। दोनों तरीके से प्रोटेक्शन कर दी कि पहले अगर कोई लॉ है, अगर फंडामेंटल राइट का ब्रीच करता है तो वो वॉइड होगा, और आगे अब स्टेट कोई बना नहीं सकती है, और अगर बनाती है तो वो वॉइड होगा। इट मीन्स, और इसको वॉइड डिक्लेयर कौन करेगा? इस क्लॉज से, इस आर्टिकल से हमें सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर पता चलती है। और ये जुडिशियल रिव्यू की पावर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बल्कि हाई कोर्ट्स को भी ग्रांट की गई है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 के अंदर। तो अगर ऐसा कोई भी लॉ है जो स्टेट ने बनाया है या पार्लियामेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, और वो पार्ट 3 के अगेंस्ट में है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती हैं अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। इसके अलावा हमने बोला कि सिर्फ उस लिमिट तक उसको वॉइड कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एक और डॉक्ट्रिन है बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। सेपरेट करना, उसको अलग करना। तो जो भाग हमें हमारे अधिकारों से वंचित करता है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, तो सिर्फ उस एक्ट में से उस पोर्शन को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बेसिक है उस एक्ट का, उस एक्ट, वो पार्ट के बिना वो एक्ट सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर वहां पे पूरे एक्ट को भी नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। इस चीज में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर वो पार्ट सेपरेट हो सकता है तो उसको सेपरेट किया जा सकता है। दूसरे फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग इसमें एक चीज और बता रखी है पार्ट 3 के, इसमें सॉरी आपके आर्टिकल 13 के अंदर, कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का हम साथ के साथ बाद में जिक्र करेंगे, थोड़ा सा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि इसके और क्या क्या चीजें हम देखते हैं। सीधी सी बात पहली छोटी सी बता दूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को आप वेव नहीं कर सकते। वेवर मीन्स त्याग नहीं कर सकते, आप उनको छोड़ नहीं सकते। कुछ कंट्रीज के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर प्रचलित है, वहां पे एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं है। आप अपने फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे राइट टू लाइफ है या कोई और दूसरा राइट है, क्या आप अपने अधिकार को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। आप उसको वेव नहीं कर सकते।
एग्जाम्पल, बहुत बार हम देखते हैं कि कोई प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन लिखता है, चिट्ठी लिखता है, गवर्नर के पास, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास, और वहां पे क्या मांगते हैं कि इच्छा मृत्यु आपको क्यों नहीं दे दी जाती? क्योंकि स्टेट की ड्यूटी है आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी की प्रोटेक्शन करना, उसका हनन करना नहीं, और आपको अलाउ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ नहीं सकते, वेव नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी आपको अलाउ नहीं कर सकती कि आप अपने फंडामेंटल राइट का वेव कर दें। इसके अलावा हम और सारी चीजें देखेंगे, इनडायरेक्ट वे में कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट ही खुद हमें कंपेल करती है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इस्तेमाल करने के लिए। और हाल आजकल के दिनों में भी हम इसको बहुत देख रहे हैं कि कैसे हम अपने अधिकारों का त्याग कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ने को मजबूर हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉ क्या है, हमें इसकी क्यों जरूरत है, सोसाइटी में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो लॉ क्या है? लॉ बेसिकली एक सिस्टम है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो हमारे बिहेवियर को, जो हमारे कंडक्ट को गवर्न करते हैं। और दीज आर इन्फोर्सेबल बाय द स्टेट, सॉवरेन या स्टेट जो है इनको बनाती है, उसके इस पीछे इनकी सैंक्शन है, अथॉरिटी, पावर है। और कोई भी लॉ है उनके लिए ग्रैंड नॉर्म, हमारा जो मूल, जो बेस आधार है, वो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के अगेंस्ट में कोई भी प्रोविजन होगा तो सीधी सी बात है कि वो वॉइड होगा। तो मदर लॉ, फादर है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सभी लॉज का आप कुछ भी कहें एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पार्ट 3 जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 3 के अंदर, इसके अंदर बताया गया है कि व्हाट इज लॉ। तो लॉ बताया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन्फोर्सेबल बाय स्टेट। और अगर कोई भी स्टेट के अंदर किसी प्रकार के सिविल क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी आपके एग्रीमेंट्स हैं, या कोई भी आपके लिए कोई लॉ बनता है या कुछ भी है, तो आप उसको एमिकेबली, पीसेबली आप उसको सॉल्व कर सकें, रिजॉल्व कर सकें, इसलिए भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि हम फ्री कंट्री में रहते हैं, वी आर इंडिपेंडेंट एंड ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल born and die individually, then why we should need laws? Why we should be governed by others? दूसरे हमारे ऊपर शासन क्यों करें? लेकिन वो जरूरी है, एक सिस्टम का हिस्सा है वो, अदरवाइज सोसाइटी का जो पूरा एक सिस्टम है, एक जो मैकेनिज्म है, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। तो इसलिए हमने फंडामेंटल राइट्स को उसके अंदर अलग रखा है कि महत्वपूर्ण हमारे राइट्स कौन से हैं, मौलिक, जिनका होना अत्यावश्यक है, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा डीप में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा समय के अभाव के कारण। उसके लिए हम इसके अलग से टॉपिक वाइज जो है वो अलग से हम इसके लेक्चर्स बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आगे मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, राइट टू इक्वलिटी। ये बेसिक है। वैसे तो आर्टिकल 12 आर्टिकल आपका 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी को डील करते हैं। 14 से लेके 18 तक इक्वलिटी का कंसेप्ट है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो सब्सिडरी आपके आर्टिकल्स हैं, ओनली 14 आर्टिकल आपका मेन है। वो कैसे? आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी। उसके अंदर भी आगे फर्दर एलोबरेट उसको किया गया है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो हमने अमेरिका और इंग्लैंड से दोनों ये टर्म्स जो है ये हमने बोरो की हैं। लेकिन इसका जिक्र हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर भी मिलता है। और वैसे हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ की, तो रूल ऑफ लॉ पहले से ही हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये प्रचलित था कि किंग नेवर डू रॉन्ग्स, राजा कभी भी गलत नहीं। इट मीन्स सॉवरेन ने जो कह दिया वही रूल है, वही लॉ है। जैसा हमने ऑस्टिन की थ्योरी में भी पढ़ा था, जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं कि लॉ क्या है, लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन ये नहीं है। इट मीन्स वहां पे क्या है कि सॉवरेन, राजा, किंग, वहां पे उसको अलग कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ पे वो कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जाता था। राजा भी अगर दोषी है, बात पहले से ही हमारे शास्त्रों के अंदर भी ये बातें मौजूद हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हमने उनको बुला दिया है। तो हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। प्रोफेसर डाइसी ने क्या कहा, देखो बड़ी छोटी सी लाइन के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया। रूल ऑफ लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इज रूल ऑफ लॉ। बड़े सिंपल से शब्दों में उन्होंने बता दिया कि रूल ऑफ लॉ क्या है।
जहां पे आर्बिट्रेरीनेस एब्सेंट है, वो मौजूद नहीं है, तो वही रूल ऑफ लॉ है। अब आर्बिट्रेरीनेस में भाई भतीजावाद तो है नहीं, वहां तो जो राइट है राइट, रॉन्ग है तो रॉन्ग, आप सही हो तो सही, गलत है तो गलत, तो वहां पे किसी प्रकार का कोई बायसनेस की गुंजाइश वहां पे नहीं रहती है। अगर आर्बिट्रेरीनेस है तो फिर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात में एक ही चीज में इन्होंने कर दिया कि रूल ऑफ लॉ क्या है कि आर्बिट्रेरीनेस की एब्सेंस है, वही रूल ऑफ लॉ है। मैंने बात कही थी कि इसके अंदर आर्टिकल 14 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी मीन्स सभी इक्वल होने चाहिए, इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली, जो इक्वल है वो इक्वली ट्रीट हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। फीमेल्स के रिगार्डिंग कुछ अलग हैं, लेबर्स के लिए अलग लॉ बना रखे हैं, चिल्ड्रंस के लिए अलग लॉज हैं। तो वो क्यों है? क्या वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? और मैंने आर्टिकल 15, 16, 17, 18 इनको सब्सिडरी या सेकेंडरी पार्ट क्यों माना है, क्यों कहा है मैंने ऐसा? हालांकि किसी बुक में नहीं है, मेरी बात से इसे कोई सहमत ना हो तो वो जरूरी नहीं है कि सहमत हो, ना भी हो। आर्टिकल 14 कैसे है, देखो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी की, और आर्टिकल 15 के अंदर हमें क्या बता रखा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, और इस प्रकार की कई कंडीशंस वहां पे बता रखे हैं कि इनके आधार पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स आप कौन, आप मेल है, फीमेल है, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, जैन क्या है, और आप मेल है कि फीमेल है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी जाति क्या है, आपका जन्म कहां पे हुआ था, इस आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लॉज 2 कहता है इसका कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जो डिस्क्रिमिनेशन करता हो। लेकिन इसका क्लॉज 3 क्या कहता है कि स्टेट को पावर है, स्टेट को अथॉरिटी है कि वो फीमेल्स के, विमेन्स के और चिल्ड्रंस के लिए सेपरेट स्पेशल लॉ बना सकता है और वो इसका वायलेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे फीमेल्स बहुत सारे इस चीज की कहते हैं कि जी फीमेल्स के लिए ज्यादा कानून है आजकल, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन है। तो ज्यादा प्रोटेक्शन उनको क्यों दी गई है? वो बैलेंस करने के लिए। आर्टिकल 15 में जो इम्बैलेंस थोड़ा सा किया गया है, थोड़ा सा जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है यहाँ पे क्लॉज 3 के अंदर, वो इसीलिए है कि हमें आर्टिकल 14 के ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। 14 का ऑब्जेक्ट क्या है कि इक्वलिटी। अब फीमेल्स आप देखते हैं कि सदियों से इक्वल दर्जा उनको नहीं दिया गया है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। चिल्ड्रंस को इक्वलिटी नहीं अवेलेबल करवाई गई है, उनके बहुत सारे अधिकार हैं जो जिनकी वो खुद रक्षा नहीं कर सकते, तो उनका गार्जियन जो हमें बनना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका गार्जियन है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है वहां पे। तो आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन बता रखा है कि आप कर सकते हो, लेकिन वो रीजनेबल है। रीजनेबल कैसे है कि हमें जो डिप्रेस्ड सोसाइटी है, जो डिप्रेस्ड पीपल है, उनको हमें अपलिफ्ट करना है। इसीलिए रिजर्वेशन की बात भी की जाती है कि रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि जो तबका सदियों से, सालों से पिछड़ा हुआ था, दबा हुआ था, अब उसको भी तो आर्टिकल 14 हमें अवेलेबल करवाना है, वहां तक पहुंचना है, इनको भी इक्वल लेके आना है सोसाइटी के अंदर, तभी तो इक्वलिटी का कंसेप्ट हमारा पूरा होगा। अदरवाइज डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रहेगा। तो आर्टिकल 15 भी आर्टिकल 14 का सबऑर्डिनेट है। आर्टिकल 15 किस लिए है कि हम आर्टिकल 14 को अचीव कर सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। ऐसे आर्टिकल 16 में बता रखा है कि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेकिन फिर वहां पे भी कहते हैं कि जी रिजर्वेशन है, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, इनको ज्यादा रिजर्वेशन दे रखी है। भाई उसका कारण है ये सदियों से डिप्रेस्ड रहे हैं, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, हमारी सोसाइटी है, हमने उनको दबा के रखा है। तो अब हमें भी उनको थोड़ा सा ऊपर करना है कि नहीं करना है, आर्टिकल 14 हमें अचीव करना है। आर्टिकल 14 इक्वल हम उनको कैसे करेंगे? जब तक ये इम्बैलेंस रहेगा सोसाइटी के अंदर, तो इक्वलिटी तो आप नहीं कर सकते कल्पना उसकी। तो इक्वलिटी कैसे अचीव करेंगे हम? जब उनको, जिनको कुछ नहीं मिला है, जो डिप्रेस्ड हैं, उनको हम बराबर लेके आएंगे, नीचे से ऊपर उठाएंगे, तो उनके पलड़े में हमें कुछ ज्यादा तो वजन करना पड़ेगा, ज्यादा तो वजन रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसलिए ही ये रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन रिजर्वेशन भी ऐसा नहीं है कि पूरा उनको ही दे दिया गया है। 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं। हमने मंडल केस, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि 15% से ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टेट्स के अंदर
लाइक आपका राजस्थान है, तमिलनाडु है, 50% की लिमिट को जो है एक्सीड करने की कोशिश करते हैं कि उनके जो लोकल्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल सके वहां पे, चाहे वो गुज्जर कम्युनिटी है या कोई और है। हरियाणा के अंदर वायलेंस भी हुई कि जो आपके जाट कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन मिले। अब ये ठीक है कि जातिगत आरक्षण कुछ समय के लिए था, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी आप देखें तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी के अंदर वो बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, ये भी इसका ही पोर्शन है, इसको ही अचीव करने के लिए आर्टिकल 16 भी है। आर्टिकल 17 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत। देखो, सदियों से ये एक बीमारी, एक बहुत बड़ा अभिशाप हमारी सोसाइटी के अंदर रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स इक्वल हैं, सभी एक जैसे हैं, फिर भी रिलीजन, कास्ट बेसिकली उसके बिहाफ पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत है। तो छुआछूत कोई नहीं करेगा, पब्लिक प्लेसेस के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करेगा, जाति सूचक शब्दों का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके लिए जो है SC ST के रिगार्डिंग जो बहुत सारी अमेंडमेंट भी की गई है। 1995 के अंदर एक्ट बना था, 1976 के अंदर भी अमेंडमेंट की गई, अभी रिसेंटली भी अमेंडमेंट की गई थी उसके अंदर लास्ट ईयर। तो ये किस लिए है? ये भी इक्वलिटी स्टैब्लिश करने के लिए है। अब जब तक वर्ण व्यवस्था है, जात पात है, ऊंच नीच है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तो आर्टिकल 14 की कल्पना हम कैसे करेंगे? इक्वलिटी तो नहीं हुई। तो आर्टिकल 17 हमें क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि हमें आर्टिकल 14 को अचीव करना है, इक्वलिटी हमें स्टैब्लिश करनी है, इसलिए हमें आर्टिकल 17 की जरूरत पड़ी। हमें लॉ बनाना पड़ा, क्योंकि सीधे तरीके से बात कोई नहीं मानते हैं तो हमें लॉ बनाना पड़ता है। जिस कंट्री के अंदर जितने ज्यादा लॉ हैं तो वहां पे हम समझ सकते हैं कि कितनी खराब सिचुएशन है, क्योंकि बिना लॉ के तो हम रोड पे लेफ्ट साइड में भी नहीं चलते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कोई कह भी दे तो कोई भाई ऐसा करो तो हम सीधा कहते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। तो वो लिखना जरूरी था, वो बताना जरूरी था, इसलिए हमारे ज्यादातर जो लॉ है, बात बात पे, हर चीज पे, हर टॉपिक के ऊपर लॉ है। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी और इसके रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए जो है वो बहुत ही जरूरी है। आर्टिकल 18 के अंदर अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स बताया गया है कि किसी भी प्रकार के आप पद का प्रयोग आप नहीं करेंगे। कोई राजा महाराजा, रजवाड़े, कोई नवाब, इस प्रकार की उपाधियां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक उपाधियां आप लगा सकते हैं, कोई PhD है, डॉक्टर है, इस प्रकार की उपाधियां आप लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। एजुकेशनल, आप प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशंस आपकी हैं एजुकेशनल, उनको आप लगा सकते हैं अपने नाम के आगे या पीछे, जहां भी आप लगाते हैं। तो फिर वहीं पे हम बात करते हैं कि कोई टाइटल नहीं होगा, और वहीं पे स्टेट टाइटल ग्रांट कर रही है, लाइक पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये अवार्ड हमें दे रही हैं। सेना में अवार्ड दिए जाते हैं उनको, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना चक्र, ये चक्र हम ये देते हैं, ये विभूतियां उनको हम प्रदान करते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, ये अलाउड है, ये उनका किसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन है, उनके अंदर अचीवमेंट है, उनके लिए हम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा है कि इसके रिगार्डिंग एक कमेटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी आप अवार्ड दे रहे हैं। और जैसे अभी रिसेंटली इसी महीने के अंदर एक पद्मश्री अवार्डी थे, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने कितना जो है वो स्कैम किया है, कोई घोटाला वगैरह के अंदर उनका नाम था। तो ये चाहिए कि आप टाइटल दें, बड़ी अच्छी बात है, उनकी सोशल वर्क है, उनकी अचीवमेंट है, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी देख के, सोच समझ के, ताकि उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, उनका जो वर्चस्व, उनका जो प्रभाव है वो खत्म ना हो, वो बना रहे। तो आर्टिकल 18 इस चीज की बात करता है, टाइटल्स की, कि कोई टाइटल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये टाइटल जो आपको स्टेट ग्रांट करती है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फॉरेन कंट्री से आप विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, पार्लियामेंट की परमिशन के बिना आप फॉरेन कंट्री से किसी प्रकार का कोई टाइटल, कोई पदवी आप ग्रहण नहीं कर सकते। उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत है। अगर आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है तो आप पदवी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वलिटी के कंसेप्ट के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए, भी इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का सबको बेनिफिट मिले, इक्वली मिले, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये चीजें
ध्यान रखनी है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस दिए हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसी होगी, कि मैन वीमेंस इक्वली ट्रीट हो, कि उनके रिगार्डिंग जैसे आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, आपका रंजीत सिंह वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, आपका रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जिसके अंदर इक्वल पेमेंट की बात की गई है इक्वल वर्क के लिए। इसके अलावा कहा गया कि अगर आप किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन आप करते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन कहना कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी रीजनेबल। अनरीजनेबल अगर आपने कोई क्लासिफिकेशन किया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो इस प्रकार जैसे बहुत सारे केसेस आए थे, लाइक आपका एक और केस था, हरियाणा केस बताता हूं आपको, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था, कि जिसके अंदर 3 चाइल्ड पॉलिसी, पंचायती राज एक्ट के अंदर जो आपके इलेक्शंस होते हैं पंचायत के अंदर, तो 3 बच्चों की जो पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई थी, 2003 का केस है ये, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस के अंदर भी यही बताया था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इसको क्रिएट किया जा सकता है और ये कोई गलत नहीं। अभी पीछे से एजुकेशन से रिलेटेड भी आया था कि 10th मैट्रिक जो पास वो होने चाहिए पंच सरपंच के, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, विधान परिषद के आप इलेक्शन लड़ते हैं उसके। तो इस प्रकार के जो कोई डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं वो वैलिड है, वो रीजनेबल है अपने आप में, तो वो किए जा सकते हैं। तो बात एक छोटा सा वर्ड है रीजनेबल, लेकिन अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत मायने रखता है ये अपने आप। कोई भी चीज किसी समय में रीजनेबल हो सकती है एक जगह पे, और दूसरी जगह दूसरे सर्कमस्टांसेस के अंदर वही चीज अनरीजनेबल हो सकती है। तो रीजनेबल की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ये अपने आप में बदलती रहती है। तो आगे बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जिसके अंदर आपकी 6 फ्रीडम्स दे रखी हैं। 6 फ्रीडम्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब ये 6 फ्रीडम्स क्या हैं? आर्टिकल 19(1) में बता रखी हैं 6 फ्रीडम्स आपकी, 19(1)(a) से लेके आपके G तक, और आपके 2, 3, 4, 5, 6 इसके अंदर इनके एक्सेप्शंस, इट मींस इनके क्या है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस बता रखे हैं कि किस हद तक, जैसे हमने शुरू में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो एब्सोल्यूट नहीं है, इट मींस दे आर अवेलेबल विद सम रिस्ट्रिक्शंस। तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो 2 to 6 में दे रखी हैं आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके 6 तक दे रखे हैं। अब 19(1)(a) क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने जो भी थॉट हैं, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लिख कर, बोल कर, बताकर, कुछ भी विजुअली, बाय साइन, बाय फिल्म, बाय कैसे भी आप उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये राइट ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटीजन्स को उनकी कंट्री के अंदर ही अवेलेबल होगा, कुछ राइट्स ऐसे हैं कि नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं, लाइक आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई फॉरेनर यहाँ पे आया और वो साइलेंट रहेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। या हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम साइलेंट रहेंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो भाई सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होगा, तो ऐसा नहीं है। मेनका गांधी केस के अंदर भी ये बताया गया था कि ये मूव करेगा जो भी व्यक्ति होगा उसके साथ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रभु ने, भगवान ने हमें ये शक्ति दी है सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को, कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लिख कर, बोल कर, बताकर, समझाकर, कैसे भी। तो उसका वो इस्तेमाल करें, नेचुरल राइट है, ये किसी ने क्रिएट नहीं किया है, जन्मजात राइट हमारे पास है, तो इसको कोई भी नहीं छीन सकता है आपसे। लेकिन इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, और इसके रिगार्डिंग एक राइट भी आया था, एक एक्ट भी बना हुआ है पूरा, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बार पूछ लिया जाता है, आ जाता है कई बार, कि RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपका 2005 का जो एक्ट है, उसका बेस, उसका आधार भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही है। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस करोगे, लेकिन क्या, इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर फील्ड, किसी संबंधित विभाग से आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो आप अपने विचार कैसे व्यक्त करोगे, उसको अच्छा बुरा, आपको उसको सही गलत कैसे ठहराओगे, कैसे आप उसको सर्कुलेट, उसके बारे में आप बातचीत कैसे बात करोगे। आपको जब पता ही नहीं होगा, आपको जब अधिकार ही नहीं होगा कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ, आप उसको जान भी सकें, तो पहले आपको जानना जरूरी है, तब आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, तब आप बोलोगे वहां। तो उसका सोर्स जो है RTI का, वो आर्टिकल 19(1)(a) से ही है आपका RTI का। हम बात कर रहे थे इसकी एक्सेप्शंस की। क्लॉज 2 के अंदर इसकी एक्सेप्शंस बता रखे हैं आर्टिकल 19(1)(a) की, कि आप कब नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बहुत सारे
आपके जो लॉज हैं वो आपको डिनाई करते हैं कि आप ये चीजें नहीं बोल सकते, आप ऐसा बोल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। लाइक आपका डेफेमेशन, सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की लाइबिलिटीज इसके अंदर बनती है, दोनों प्रकार से आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आप आईपीसी के अंदर भी जा सकते हैं और टॉर्ट में आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं और किसी को पनिशमेंट भी दिला सकते हैं वहां पे। तो दोनों प्रकार से। अब किसी फॉरेन कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, अब आप उस फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट में बोलेंगे तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पे आपको रोका जा सकता है। आप किसी पर्सन को डिफेम करते हैं, वहां पे आपको रोका जा सकता है। आप किसी प्रकार का गलत वक्तव्य देते हैं जो इस स्टेट की, जो देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और आपसी जो भाईचारा है उसको अफेक्ट करता है, तो भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके ऊपर लिमिटेशंस, आपको रोका जा सकता है कि आप अपनी वाणी को विराम दें, आप नहीं बोल सकते हैं, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्लॉज 2 की बात करें, राइट टू असेंबली, कि आप असेंबल हो सकते हैं, आपको सीधा सीधा राइट दिया गया है, लेकिन वो कैसे कि विदाउट आर्म्स एम्युनिशंस। आप सिंपली आप असेंबल हो सकते हैं, आप समारोह कर सकते हैं, कोई भी भाषण आप करें या कोई भी आप व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का आप इकट्ठे होते हैं, आप कोई समारोह आयोजित करते हैं, कोई आप प्रोग्राम करते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपको छूट है, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का वहां पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, वहां पे किसी भी प्रकार की वायलेंस नहीं होना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 1A में बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसका हमें सीमित इस्तेमाल करना है, देखकर इस्तेमाल करना है कि दूसरे का राइट वायलेट ना हो। और ये राइट हमें जरूरी नहीं कि सिर्फ बोलने का ही राइट है, राइट नॉट टू स्पीच, ये राइट भी इसके साथ है कि हमारी मर्जी के हम ना बोलें, लेकिन बेहतर ये कि हम ना सुने, ये राइट भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि राइट नॉट टू लिसन, भाई आपका राइट है बोलना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं उसको सुनूं ही सुनूं, फिर तो मेरा राइट वायलेट हो गया, मैं क्यों सुनूं, मेरी क्यों मजबूरी। तो राइट नॉट टू लिसन भी होना चाहिए, और ये इनडायरेक्टली है भी। बहुत सारे देखो आप देखें कि मंदिर मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर से रिलेटेड जो है गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट दी है कि ये जरूरी नहीं है, और एक टाइम लिमिट और एक डेसिबल उनकी फिक्स कर दी गई है कि कितना साउंड आप रख सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक आपको अलाउड है, डीजे वगैरह आप कब तक आप बजा सकते हैं, 11 बजे है, 12 बजे, अलग अलग लोकेलिटीज के अंदर अलग अलग गाइडलाइंस हैं, तो वो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। एब्सोल्यूट राइट कोई भी नहीं है, एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसे ही असेंबली से रिलेटेड भी है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। सी क्या कहता है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई भी फॉर्म, कोई भी एसोसिएशन आप बना सकते हैं। समूह में रहना ह्यूमन बीइंग का नेचर है, एसोसिएशन बनाना, ग्रुप में रहना, मिलजुल कर कोई काम करना, एसोसिएशन बनाना, किसी भी पर्पज के लिए वो हो सकते हैं, वो बनाना आपका अधिकार है, आपको छूट दी जाती, लेकिन वो भी किसी इलीगल पर्पज के लिए नहीं होने चाहिए, ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस रहेगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार के गलत काम के लिए कोई आप एसोसिएशन बना ले, कि आपको स्मगलिंग करने के लिए एसोसिएशन बना ले, तो वो नहीं, आपको लॉफुल पर्पज के लिए, आप आपके सिविल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी भी प्रकार की एसोसिएशन जो है अगर वो बनाते हैं तो यू आर फ्री, आपके पास फ्रीडम है, आप वो कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूवमेंट, आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार, आप ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं देश में विदेश में, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में, ये आपको राइट मिला हुआ है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन यहां पे भी मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। देखो, कुछ कंटोनमेंट एरियाज हैं, कुछ आपके एसटी के एरियाज हैं जिनको सुरक्षित घोषित कर रखा है, जिनके अंदर कोई अभ्यारण्य है आपके इस प्रकार के जहां पे आप विदाउट परमिशन आप नहीं जा सकते हैं। सिमिलर ही आर्टिकल आपका था इसके अंदर आपका फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, नेक्स्ट इसका जो है वो भी, तो ऐसी टेरिटरीज के अंदर आपको रिजाइड करने का, सेटल करने से भी आपको रोका जा सकता है। अदरवाइज आप फ्री हैं, आप कहीं भी सेटल हो, कहीं भी रिजाइड करें, आप कहीं पे भी ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग आप जाते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग आप जाते हैं, वो जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस वहां पे भी आपको फॉलो करनी पड़ते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कि कोई प्रोहिबिटेड एरिया है वहां पे आपकी एंट्री जो है वो बैन रह सकती है, तो ये नहीं है कि वो आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन होगा, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो रीजनेबल वर्ड मैंने बताया था कि बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे वो चीज अनरीजनेबल हो जाएंगे आपके ये राइट जो यहाँ पे रीजनेबल है। इसके बाद 19(1)
एफ जो है वो डिलीट कर दिया गया था, इसके अंदर से ओमिट कर दिया गया था। आपका 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर हुई थी, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका ये वैसे लीगल राइट है। तो फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उससे। इसको ओमिट करने के पीछे रीजन क्या था वो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। रीजन ये था कि देखो, पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको कोई भी रोड बनाना है, कोई भी रेलवे ट्रैक आपको बनाने हैं, पुल बनाने हैं, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको बनाने हैं, उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी लैंड कहां से आएगी? आपका फंडामेंटल राइट हो गया प्रॉपर्टी के ऊपर। अब गवर्नमेंट उसको एक्वायर नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट को इस चीज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट से हमने हटा दिया। और एक चीज और भी जहां समझ में आती है कि फंडामेंटल राइट को हम कहते हैं कि वेव नहीं कर सकते। इट मीन्स आप फिर गवर्नमेंट से क्लेम भी कर सकते थे कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, और राइट टू हैव प्रॉपर्टी ये फ्रीडम है, ये मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो आप वेव नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट को देना लाइबिलिटी बन जाती है वहां पे गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट यहां पे दोनों तरीके से सेफ हो गई। एक तो आपको प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ रही है क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट नहीं है अभी, और दूसरा कि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, जिसके रिगार्डिंग 31ABC हमने जो है इसके अंदर अमेंडमेंट की, और इसको 9th शेड्यूल के अंदर हमने एंट्री की इसकी। 9th शेड्यूल क्या है कि बहुत स्ट्रांग आपका एक सेविंग क्लॉज आप एक प्रकार से कह सकते हो। सेविंग क्लॉज कैसे? शेड्यूल 9 को स्पेशल प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि इवन एनी प्रोविजंस if against the fundamental rights of the citizens, even you cannot challenge in the Supreme Court. आपके फंडामेंटल राइट के बेशक वो अगेंस्ट में है तो भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते अगर किसी स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको शेड्यूल 9 के अंदर रख दिया है। इसी का फायदा उठाते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन का जो एक्ट था उसको शेड्यूल 9 के अंदर रख दिया। लेकिन इसका भी जवाब है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसकी प्रोटेक्शन कैसे की? ऐसे तो कोई भी चीज आप मनमर्जी कोई भी गवर्नमेंट करना चाहे तो उसको शेड्यूल 9 के अंदर रख दे, स्पेशल प्रोटेक्शन है अभी। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स के अंदर जो आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 5 था उसको वॉइड डिक्लेयर किया, उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया, क्योंकि वो पावर ग्रांट करता है पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट कि वो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उसको आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के अंदर एज ए लॉ चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। इट मीन्स वो सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि एनआरची तानाशाही आ सकती है, फिर तो कोई भी गवर्नमेंट कल को आती है उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया कि बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दी कि ठीक है आप कोई भी लॉ बना सकते हैं लेकिन ये चीजें बेसिक फीचर का पार्ट रहेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्ट, ये फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर है, आप चाहकर भी इनको डिलीट नहीं कर सकते। आप अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, किसी भी पोर्शन पार्ट को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर सुधार कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकते हैं आप उसके अंदर। तो यहां पे ये चीज जो है वो पार्लियामेंट को और जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको यहाँ पे एक प्रकार से रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप लॉ बनाइए, बना सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट को आप डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं छीन सकते हैं। चाहे आप उनको किसी भी शेड्यूल के अंदर डालें, चाहे आप उनको 9th शेड्यूल में डालें, या कोई भी आप अमेंडमेंट करके आप कोई भी लॉ बनाएं। इसके अलावा 19(1)G के अंदर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इस प्रकार की जो फ्रीडम्स आपको दी गई हैं कि आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपकी चॉइस, आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आपकी फ्रीडम है। स्टेट की किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी आपके ऊपर कि आप कौन सी फील्ड के अंदर जाइए, कि आपको कौन सा पर्टिकुलर काम करना है, आप ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट क्योंकि कोई भी राइट नहीं है तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगी, यहां पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा।
अब ऐसा नहीं है कि आप किसी इलीगल काम के अंदर कहें कि नहीं जी, आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर फ्रीडम ऑफ बिजनेस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स आपको अवेलेबल कर रखा है, तो आप कोई भी बिजनेस, कोई भी काम करें, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं है, आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 14 में एक छोटी सी बात और कही गई थी कि इक्वलिटी तो है, लेकिन नो इक्वलिटी ऑफ इलीगलिटी। इलीगल काम के लिए आप इक्वलिटी क्लेम नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जांपल मैं इसका देना चाहूंगा, जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, पर्टिकुलर वहां पे कोई पुलिस नाका लगा हुआ है, वहां पे चेक पोस्ट है, आपको चेक किया जा रहा है और आपके सामने से ही कोई दूसरा व्हीकल निकल गया, उसको चेक नहीं किया और आप कहें कि नहीं इसको जाने दिया, मुझे भी जाने दें। आपने इसका चालान नहीं किया, आप मेरा भी चालान नहीं कर सकते। इक्वलिटी करें आप, आपने उसको छोड़ा था, मुझे भी छोड़े, लेकिन आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि करना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप अपने पार्ट पे अगर गलत हो, आपका अगर कोई फॉल्ट है, अगर आपका चालान बनता है तो वो किया जा सकता है, क्योंकि इलीगल किसी भी काम के लिए, इलीगलिटी के लिए आप इक्वलिटी क्लेम नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर ए पर्सन ने ऐसा कोई गलत काम किया था, ऑफेंस किया था, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ा गया तो मुझे भी छोड़ा जाए, मुझे भी वो बेनिफिट दिया जाए, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इलीगलिटी के इक्वलिटी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आपको फ्रीडम दी गई है किसी भी ट्रेड की, बिजनेस की, तो आप इलीगल पर्पज के लिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स को जब आप कन्विक्ट करते हैं, जब आप उनको पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। देखो ये ऐसे अधिकार हैं जो आपके इमरजेंसी के अंदर भी आपके एब्रिज नहीं होंगे, जो आपके वायलेट नहीं होंगे, जो आपके एग्जिस्ट करेंगे, सस्पेंड आपके नहीं होंगे। आर्टिकल 20 क्या कहता है इसके अंदर? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, जो इसका क्लॉज 1 कहता है, 3 चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज मीन्स कि कोई लॉ अगर अभी है और उसके अंदर कोई पनिशमेंट बता रखी है तो ही आप उसके लिए लायबल होंगे। इट मीन्स रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी क्रिमिनल लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सिविल लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में लाए जा सकते हैं, मीन्स फ्रॉम द बैकडेट। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दो प्रकार के इफेक्ट हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स फ्रॉम द बैकडेट कि लॉ बनाया आज है लेकिन वो लागू बैकडेट से, लाइक आपका जीएसटी है या कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड अदर लॉ है, लैंड लॉ से रिलेटेड आपके कोई भी लॉ हो सकते हैं जिनको बनाया आज जाए लेकिन उनको इंप्लीमेंट बैकडेट से किया जा सकता है। लेकिन कोई भी क्रिमिनल लॉ है उसको हमेशा प्रोस्पेक्टिवली ही इफेक्ट में लाया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा। इट मीन्स कि आपने कल कोई काम किया था और आज उसके लिए लॉ बन गया है कि वो इलीगल है, तो आपने कल परसों या पिछले साल आपने कोई काम किया था वो आज इलीगल है। भाई जब आपने किया तब वो इलीगल नहीं था, अब इलीगल है। तो ऐसे किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो जो अभी लॉ है उनके अंदर ही आपको कन्विक्ट किया जा सकता है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। पीछे के कोई भी लॉ बने हुए हैं उनके अंदर आपने कोई ऑफेंस किया और अब वो लॉ अबॉलिश हो गए हैं तब भी आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। लाइक आज शराबबंदी है, आपने आज उसके रिगार्डिंग कोई वॉयलेशन किया, आप गिल्टी हो, आपने कोई क्राइम कमिट किया है, तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग अभी आप दोषी हैं, आपने क्राइम किया है। कल को वो लॉ अबॉलिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी ये लॉ खत्म हो गया और मुझे जो है इसकी रेमेडी मिलनी चाहिए। नहीं, जिस टाइम पर आपने क्राइम किया तो वो उस टाइम पे वो ऑफेंस था, आपको उसकी पनिशमेंट आगे भी मिलेगी, चाहे वो भले ही अब वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता हो, एग्जिस्टेंस में ना हो। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपको कुछ रेमेडीज, कुछ रिलैक्सेशंस वहां पे अगर देती है तो, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी लॉ है वो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आएगा। दूसरी चीज यहां पे क्या कहता है? डबल जेओपार्डी। किसी भी ऑफेंस के लिए आपको एक बार ही पनिश किया जाएगा, सेम ऑफेंस के लिए। यहां पे सेम ऑफेंस की बात की गई, सिमिलर की नहीं। सेम ऑफेंस मीन्स एक ऑफेंस आपने एक बार किया है तो उसकी पनिशमेंट आपको एक बार ही मिलेगी, बार बार आप उसको पनिश नहीं कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को दोबारा आप पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन इसके रिगार्डिंग कंडीशन है कि वो अथॉरिटी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए।
जिसने आपको पनिश किया है। अगर वो ऑथोराइज नहीं थी तो आपको पनिश किया जाएगा, तो वो पहली पनिशमेंट मानी जाएगी। अब क्योंकि वो अथॉरिटी तो कम्पिटिटिव थी नहीं, तो वो पनिशमेंट आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी। सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर मीन्स आपने थेफ्ट किया, किसी ने चोरी कर ली, एक बार किसी ने चोरी की तो उसको एक बार ही पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं कि उसी चोरी के लिए उसको बार बार पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बार बार चोरी करे, सिमिलर एक्ट अगर करे, तो हर बार के लिए पनिशमेंट तो मिलेगी, सेम ऑफेंस के लिए नहीं मिलेगी। सेम मीन्स एक ही ऑफेंस किया था, उसके लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन सिमिलर, वही वैसा ही ऑफेंस आप बार बार कमिट करते हैं तो उसकी पनिशमेंट आपको बार बार ही मिलेगी। थर्ड चीज इसके अंदर क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ खुद ही गवाही देना, खुद के खिलाफ खुद ही गवाह बन के तैयार होना। आपको, जैसे हमने देखा है कि आपको गिल्टी प्रूव करना है, लायबिलिटी किसकी है? प्रोसिक्यूशन की। जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, दोषी आप साबित नहीं हो जाते, तब तक आप इनोसेंट हैं, तब तक आप दोषी नहीं हैं। तो दोष साबित करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोसिक्यूशन की, गवर्नमेंट की। आप चुप रह सकते हैं बिल्कुल खड़े कि आपने ये किया नहीं किया, आप कोई भी जवाब नहीं दे सकते। आपको फिंगरप्रिंट के लिए, डीएनए के लिए, किसी चीज के लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता इस टर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन रिसेंटली बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिए हैं कि फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आपको थोड़ा कंपेल भी किया जा सकता है। आपका कोई सैंपल, स्पेसिमेन हैंड राइटिंग का, ब्लड सैंपल, डीएनए सैंपल जो है आपके, वो लिए जा सकते हैं। जैसे ही आपका रोहित शेखर का केस आपका था, रोहित शेखर वर्सेस एनडी तिवारी का केस था, तो वहां पे पैटर्निटी का इश्यू था, तो वहां पे उन्होंने अपने डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया था। तो वहां पे रोहित शेखर की एप्लीकेशन के ऊपर कि उनकी पैटर्निटी जो है वो साबित की जाए, एनडी तिवारी उनके जेनेटिक फादर हैं, ये प्रूव किया जाए। ये प्रूव कैसे होगा? अब वो तो कोर्ट के अंदर ना बोले, ना सबूत दे उस चीज के अंदर, तो उसका एक ही सीधा रास्ता था कि डीएनए चेक किया जाए, वहां पे इसकी जो है जांच की जाए। तो वहां पे कोर्ट ने उनको कंपेल किया और उनकी पैटर्निटी जो है सब, तो किसी भी प्रकार के जस्टिस के लिए आपको कंपेल किया जा सकता है, अदरवाइज आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। एक चीज, एक इसका एक्सेप्शन मैं बताना चाहूंगा। एक एक्ट है इसके रिगार्डिंग जो इसका एक्सेप्शन है, आपका पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। 2012 के अंदर पोक्सो एक्ट आया कि जो माइनर्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर कोई करता है, कमिट करता है, तो वहां पे ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। अब लायबिलिटी प्रोसिक्यूशन की ना होकर लायबिलिटी गिल्टी पर्सन की है कि आप प्रूव करें कि दैट यू आर इनोसेंट, यू आर नॉट गिल्टी। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो गया? एक्यूज्ड के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये इसका एक्सेप्शन रहेगा। तो यहां पे प्रोसिक्यूशन को साबित नहीं करना है, यहां पे मान के चल रहेगी कोर्ट कि आप दोषी हैं, अदरवाइज आप प्रूव करें कि आप दोषी नहीं हैं। अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आप बच जाएंगे, अगर आप प्रूव नहीं करते हैं तो कोर्ट आपको पहले दिन से मान के चलेगी कि यू आर गिल्टी। ये किस लिए है? क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल क्योंकि इतने हीनियस क्राइम्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर भी हम ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं कि इतने लोग घरों के अंदर हैं, तब भी ऐसी वारदात जो है वो सोसाइटी के अंदर हो रही हैं। तो बच्चों को बचाने के लिए, चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्सेप्शन भी हमें इसके अंदर ऐड करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका एक्सेप्शन रहेगा, तो ये वैलिड है, ये रीजनेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती केस, बहुत सारे केसेस के अंदर बताया गया है। क्या कहा गया इसके अंदर? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर। अब राइट टू लाइफ क्या है? जीने का अधिकार। पर्सनल लिबर्टी के आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट ना स्टेट करे, ना ही कोई प्राइवेट पर्सन करे। आप फुली एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को, आप पूरी तरह से उसको डेवलप कर सकें बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो ये प्रोटेक्शन आपको दी गई है, तो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या कहता है आर्टिकल 21? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट मीन्स यहां पे एक्सेप्शन दे रहे हैं कि लॉ का अगर कोई प्रोविजन है, अगर ऐसा कोई लॉ है
तो आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आपको वंचित किया जा सकता है। अब लॉ के अकॉर्डिंग कोई कोर्ट है किसी को डेथ पेनल्टी देती है तो आपका राइट टू लाइफ वहां पे सीधा सीधा मना कर दिया आपको। आपको कोई जेल के अंदर आपको पनिशमेंट दे दी है, आपको कन्फाइन किया गया है, आपको इम्प्रिजनमेंट की आपको सजा दी गई है वहां पे, तो आपका वो इंक्रीजमेंट है क्या वहां पे? एनक्रोचमेंट किया गया है किसी भी प्रकार का नहीं, क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है तो ही आपको रोका जा सकता है। विदाउट ड्यू प्रोसेस, विदाउट रूल ऑफ लॉ, विदाउट प्रोसीजर, विदाउट किसी यानी आपका एक्ट या प्रोविजन है उसके अलावा आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिंदगी का, ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है लाइफ का जो आर्टिकल 21 के दायरे से बाहर हो। चाहे वो आपका राइट टू स्पीच हो, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सभी इक्वलिटी, ये सारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है, इससे बाहर नहीं है कुछ भी। राइट टू प्राइवेसी खड़ग सिंह केस के अंदर, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर डिनाई कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसको केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर उसको रिवाइव किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो भी इसके अंदर शामिल थे, उनके फादर वहां पे खड़ग सिंह केस के अंदर थे, उन्होंने डिनाई किया था। अब इस केस के अंदर क्या कि राइट टू प्राइवेसी भी आपका फंडामेंटल राइट है, आपका राइट टू गो अब्रॉड ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, इक्वल पे, राइट टू एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, सेक्सुअल प्लेसेस पे कोई हरासमेंट ना हो आपके साथ, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। जैसे आपका विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस के अंदर कहा गया था कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगी फीमेल्स के रिगार्डिंग। ऐसे ही बहुत सारे राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर दिए गए हैं, लाइक आपके हेल्थ से रिलेटेड राइट टू हाइजीन, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन 21A के अंदर जो ऐड किया गया था, 86th अमेंडमेंट की गई थी जिसके अंदर 21A ऐड किया गया, तो 6 to 14 ईयर्स एज के लिए जो कंपल्सरी स्कूलिंग वहां पे की गई, फंडामेंटल ड्यूटी में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी, तीनों जगह पे इसको रखा गया है एजुकेशन को, ठीक है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, तो ये जरूरी है, नेसेसरी है ये। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, पब्लिक प्लेस के अंदर स्मोकिंग, मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया कि पब्लिक प्लेस के अंदर स्मोकिंग जो है वो बैन है, वो आप नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और, ऐसी जजमेंट कोई कोर्ट देती है लाइक पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू आपका किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई राइट दिए हैं। इनके अगेंस्ट में, इनके अकॉर्डिंग लॉ कहां बनाती है गवर्नमेंट? पार्लियामेंट को कहां पे राइट दे रखा है कि वो किसी एक्ट के अंदर कोई पनिशमेंट बता रखी है, कोई ऑफेंस बता रखा है या कोई रेमेडी बता रखी है, उसके रिगार्डिंग वो लॉ कहां बना सकते हैं? ये मैं आपको बाद में बताता हूं इसके लास्ट में कि वो पावर कहां दे रखी है। वो भी हमारा डायरेक्टली फंडामेंटल राइट नहीं लगता हमें, जैसे आर्टिकल आपका 12 और 13 था, वो डायरेक्ट हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसे ही ये भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, कुछ और भी है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट को रिवाइव करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए वो जरूरी है, वो कंपलसरी है। तो ये चीज भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे, इस चीज को भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। 22 क्या कहते हैं? सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी को भी, अब जैसे हमने डाइसी की बात की थी प्रोफेसर की, उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। अब किसी को आर्टिकल 22 में आर्बिट्रेरीली किसी को अरेस्ट या डिटेन अगर कर लिया तो वो भी आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन है। और इसके अंदर और चीजें क्या बता रखी हैं कि जैसे बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं और वो उसका आधार सीआरपीसी के अंदर जैसे आपके प्रोविजंस दे रखे हैं कि विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा, सनसेट और सनराइज के बिटवीन किसी भी फीमेल्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बच्चों के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दे रखी हैं, किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो हैंड कफिंग है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स दे रखी हैं सीआरपीसी के अंदर। उनका आधार क्या है? उनका आधार, उनका सोर्स है आपका आर्टिकल 22। यहां पे बता रखा है उसका आधार के क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या सेफ्टी, क्या क्या आपको मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे, क्या क्या सावधानियां आपको जो है वो
प्रयोग करनी पड़ेंगी यहाँ पर, तो वो आपका आर्टिकल 22 का पार्ट रहेगा। किसी भी प्रकार को से आपको जो है यहाँ पे फोर्सली अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, मैंने बताया कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो यहाँ पे भी इसके भी एक्सेप्शन जो रहेंगे। जैसे आपका कोई टाडा, पोटा, मीसा, इस प्रकार के कोई एक्ट है, एंटी टेररिस्ट से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड कोई लॉ है, तो वहां पे आपको जो है 24 आवर्स के बियॉन्ड भी आपको जो है वो डिटेन करके रखा जा सकता है। उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई जाती है, जजेस उसके अंदर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को कब कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना है। तो वहां पे उनकी ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स तक भी वहां पे रह सकती है। इसके बाद अगर डिटेन करना है तो वहां पे कमेटी डिसाइड करती है, अदरवाइज आपको विद इन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट वहां पे किया जाएगा। आर्टिकल 23 क्या कहता है? एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है ये, कि किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको देता है आर्टिकल 23-24। 23 क्या कहता है? 23 आपका कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, बच्चों का, स्पेशली फीमेल्स जो हैं उनकी आप ट्रैफिकिंग करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रोस्टिट्यूशन के लिए, जो हीनियस क्राइम्स हैं इनके लिए आप उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं अरब के अंदर, तो वहाँ पे जो बच्चों की इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे किडनैप करके लेके जाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को, किस लिए? ताजो उनको ऊंट के ऊपर बैठाया जा सके, जो ऊंट दौड़ होती है वहां पे उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हीनियस क्राइम है, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को किस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए जो है यहाँ पे ये लॉ, इस पर इससे रिलेटेड ही बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी या कोई स्पेशल लॉज भी बनाए गए हैं, लेकिन उनका आधार आपका आर्टिकल 23 ही आपका रहेगा कि किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयशन आपका ना हो। इसके अलावा फोर्स्ड लेबर की भी बात करता है, बंधुआ मजदूरी, बेगार, जैसे आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और जो आपका एक फरीदाबाद का भी केस था, आपकी एक एनजीओ थी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसके अंदर भी बताया गया था। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एमसी मेहता का केस था 1994 का, उसके अंदर भी बताया गया था कि किस प्रकार से बंधुआ मजदूरी, ईंट भट्टे हैं या किसी भी प्रकार के क्रैकर्स की फैक्ट्रियां हैं आपकी, या कोई और दूसरी हैवी इंडस्ट्रीज है, वहां पे बता रखा है कि किस प्रकार से फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाए, बंधुआ मजदूरी उनसे करवाई जाती है, तो वो भी ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट में है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में ये सारी एक्टिविटीज हैं, तो इनको प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ पे आपको राइट दिया गया है, रेमेडी दी गई। इसके अलावा आर्टिकल 24 क्या कहता है? इससे पहले मैं आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 बताने की बात करूंगा कि कंपल्सरी सर्विस की यहाँ पे बात करता है। इट मीन जब भी सोसाइटी को, जब भी स्टेट को आपकी जरूरत होगी तो स्टेट आपको कॉल कर सकता है। इट मीन्स अगर आर्मी में जाने के लिए जरूरत पड़े तो स्टेट आपको कंपेल कर सकती है आर्टिकल 23 क्लॉज 2 के अंदर। इस हिसाब से इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी होगी अगर आर्टिकल 23 क्लॉज 2 का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि यहां पे आपको कंपेल किया जा सकता है कि आपको नेशन की सर्विस के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पे भी स्टेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको कंपेल करेगी। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक कास्ट, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के पर्संस को ही कंपेल किया जाएगा, ऐसा नहीं, वो सबके लिए इक्वली, वहां पे भी इक्वलिटी का कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा, तो वहां पे आपको कंपेल किया जा सकता है। अदरवाइज आपसे किसी भी प्रकार की कंपल्शन नहीं होगी, किसी भी प्रकार की फोर्स्ड लेबर के लिए आपको फोर्स वहां पे नहीं किया जाएगा वहां पे। इसके अलावा 24 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये बता रखा है। इसके अंदर आपके लेबर लॉज के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट की गई है, वो बता रखा है। अब हम बात कर रहे थे कि फोर्स्ड लेबर की और चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग राइट्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी हम कितना देखते हैं कि छोटे छोटे ढाबों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर बच्चों का कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनको हम कैसे छोटू कह के उनको बुलाते हैं, सबको पता है कि ये इलीगल है, लेकिन फिर भी हम अपनी आंखें मिच कर रखते हैं, अपनी आंखें बंद रखते हैं, उनको उनके राइट से हम वंचित करते हैं। कितनी ही ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कितने ही ऐसे छोटे बच्चे हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। और लेबर लॉ से रिलेटेड अभी एक और अमेंडमेंट रिसेंटली करने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने उसको अमेंड कर भी दिया है।
लेबर लॉज के अंदर अमेंडमेंट, श्रम लॉ जिनको आप बोलते हैं कानून, उनके अंदर बदलाव कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी, और 12 घंटे के बाद 4 घंटे का ओवर टाइम भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल 16 घंटे कोई काम करेगा, बाकी कितने बचे 24 घंटे में से 8 घंटे, 8 घंटे में वो अपने दूसरे काम भी करेगा। अब वो सोएगा कब? जबकि आप आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट बता रहे हैं। अब एक प्रकार से इनडायरेक्टली उनका राइट टू स्लीप आपने छीन लिया। मैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर की बात कर रहा था कि उसका हम जिक्र करेंगे, अब हम साथ के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं कि इनडायरेक्टली कैसे स्टेट आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का इस्तेमाल करवा रही है। अब राइट टू स्लीप आपका फंडामेंटल राइट है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि रामलीला ग्राउंड के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, बाबा रामदेव ने जब वहां पे अन्ना हजारे के साथ जो मूवमेंट चलाया था लोकपाल से रिलेटेड, तो वहां पे उनको आधी रात को कैसे पुलिस के द्वारा उठाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत माना था कि राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट है, आप किसी की नींद खराब नहीं कर सकते। और यहां पे आप इनडायरेक्टली उनकी नींद छीन रहे हैं, आप वेव करवा रहे हैं उनसे उनका फंडामेंटल राइट कि आप 16 घंटे काम करें, आपको पैसे की जरूरत है, कंट्री जो है वो लॉस में जा रही है, प्रोडक्शन होनी चाहिए, इसके लिए आप 16 घंटे काम करें, तो क्या राइट टू लाइफ आपका फंडामेंटल राइट वोलेट नहीं हो रहा है? क्या वहां पे आप अपने राइट को वोलेट नहीं कर रहे हैं? तो ये इनडायरेक्टली वेव किया जा रहा है। हम बात करते हैं वेवर की और कर लेते हैं कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड्स राइट टू डाई। ये पी रतिनम केस के अंदर बताया गया था पहले कि राइट टू डाई इंक्लूड करता है, लेकिन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर डिनाई कर दिया कि ये इंक्लूड नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ और अमेंडमेंट आई कि डॉक्टर्स का एक ऐसा पैनल बनाया जाए कि कोई इस प्रकार की कोई सीरियस बीमारी या इस प्रकार की किसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसको मर्सी किलिंग की परमिशन जो वहां पे दी जाए। तो एक प्रकार से आपका जो सुसाइड आप कमिट करते हैं वो ऑफेंस था, अब वो ऑफेंस नहीं है। इट मीन्स अब आप अपना राइट वेव कर सकते हैं, अब आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो क्या उसके लिए पनिशमेंट है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप अपना राइट वेव कर रहे हैं। राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, कितने ही ऐसे राइट हैं जिनको हम वेव कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस के अंदर स्मोकिंग मुरलियस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बैन कर दिया। आपका फंडामेंटल राइट है कि जो स्मोकिंग नहीं करते वो अफेक्ट ना हो, उनकी हेल्थ अफेक्ट ना हो, एनवायरमेंट पोल्यूट ना हो, ये आपका राइट है। लेकिन ये इनडायरेक्टली आपका राइट वेव किया जा रहा है, आप अपना इनडायरेक्टली राइट वेव कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपका राइट वेव कर रही है। मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है। अब देखें सिगरेट गुटखा के ऊपर पहले था कि 33% जो उसका पोर्शन होगा, जो उसका पार्ट होगा, उसके ऊपर आप ऐसी सावधानी, ऐसी चेतावनी आप लिखेंगे, ऐसी पिक्चर आप बनाएंगे कि दैट पर्टिकुलर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और लिकर इज इंजरियस टू हेल्थ। फिर कहा कि उसका 50% पोर्शन कवर होना चाहिए। अब है रिसेंटली के 100% पूरे पेज के ऊपर, पूरी पैकिंग के ऊपर वो पिक्चर होनी चाहिए, और ज्यादा डरावनी पिक्चर उसके ऊपर आप छापें, अंकित करें उसके ऊपर, ऐसा होना चाहिए। अब ये मानती है सुप्रीम कोर्ट कि ये कितना हानिकारक है, कि जान जाने का जोखिम है, जान का खतरा है, आप की डेथ हो सकती है। और लॉकडाउन के अंदर हमने देखा है कि 50-60 दिन के अंदर बीड़ी, गुटखा, शराब, सिगरेट, इससे किसी की भी डेथ नहीं हुई। इसको छोड़ने से कोई भी मजबूर नहीं हुआ। हालांकि हो सकता है कि अपना अपना राइट, अपनी चॉइस है, ठीक है, लेकिन इंजरी तो है, आपकी लाइफ तो जा रही है। और ह्यूमन बीइंग क्या है? एसेट्स हैं स्टेट के, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है उनकी राइट टू लाइफ की प्रोटेक्शन करना उनकी। लेकिन यहां पे आप वेव कर रहे हैं अपने राइट को, गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है, आप जीवित रह सकते हैं शराब के बिना, ये लॉकडाउन में सबने साबित कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का खजाना, वो जीवित नहीं रह सकता है इसके रेवेन्यू के बिना, ये गवर्नमेंट ने साबित कर दिया कि उसके लिए लंबी लंबी लाइनें ही चाहे क्यों ना लगवानी पड़े, लेकिन शराब बंदी जो है वो नहीं रहेगी भाई, वो तो खोलनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू, एक्स्ट्रा सेस उसके ऊपर आप लगाएं, डबल ट्रिपल आप उसके रेट कर दें, लेकिन वो मिले तो जरूर।
वो रहे तो लोग उसको यूज करें, इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हमें रेवेन्यू आ रहा है, लोगों की जान भले ही जाए। प्राथमिकता क्या थी कि फूड, लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। वो रास्ते के अंदर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इंडिया के पास इतना अनाज है कि वो 6 महीने तक पूरे वर्ल्ड को 3 टाइम का खाना दे सकता है। लेकिन फिर भी इतना खाद्यान्न होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे कोई भूख से मरता है तो वाकई बड़े शर्म की बात है। तो डायरेक्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम गवर्नमेंट को क्यों चुनते हैं? ताकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कर सके। अदरवाइज हमें क्या जरूरत है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट किसी के घर में कोई राशन देने थोड़ी आ रही है, कोई किसी को घर में कुछ देने थोड़ी आ रही है। हालांकि इमरजेंसी की बात अलग है कि अब राशन पहुंचाया जा रहा है या कुछ और रेमेडी छूट दे रही है। अदरवाइज सबको अपना काम करना है, सबको अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीवन याचिका, जो जीवन यापन के लिए जो भी करना वो खुद ही करना होता है। तो ये राइट वेव नहीं होना चाहिए। राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, ये आपके फंडामेंटल राइट हैं, ये आप वेव नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्टली वेव अगर हो रहे हैं तो ये चैलेंज है, ये इश्यूज हैं राइट टू लाइफ के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, क्योंकि वो होते हुए भी हमें अवेलेबल नहीं है, हमें मिल नहीं रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है हमारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाए, उनकी जिम्मेवारी बनाई जाए कि वो किस प्रकार से इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं आप अपने राइट्स को। और ज्यादा डिटेल में नहीं कहता क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाए, बहुत डीपली, बहुत लेंथी टॉपिक है, तो मैं बड़े शॉर्ट में आगे इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा आर्टिकल 24 to 28 आपके रिलीजियस राइट्स यहाँ पे बता रखे गए। राइट टू रिलीजन आपके बता रखे, आप उनको कैसे प्रोफेस करें, कौन सा फेथ, कौन सा रिलीजन, किस धर्म को, किस पद्धति को, किस तरीके से आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। स्टेट आपको कंपेल नहीं करेगी, कोई भी आपको कंपेल नहीं करेगा, ये आपका एब्सोल्यूट राइट है, ये आपकी फ्रीडम है। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अब इसके रिगार्डिंग भी धर्मांतरण है या कुछ और किसी प्रकार का लालच दे के कन्वर्ट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको फ्रीडम तो है, आप कोई भी धर्म अपनाएं, कोई भी पूजा पद्धति अपनाएं या ना अपनाएं, आप डिक्लेयर करें कि मैं एथिस्ट हूं, किसी धर्म को नहीं मानता, वो भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी के साथ फोर्सफुली नहीं, किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। और आपके सारे राइट्स हैं इसके रिगार्डिंग। आप उस इंस्टीट्यूशंस को आप मैनेज करें, आप उसको, हालांकि इसके रिगार्डिंग कोर्ट्स ने और गवर्नमेंट्स ने भी आपको बहुत सारी छूट दे रखी है। गवर्नमेंट इसके ऊपर आप किसी प्रकार का कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। आप किसी भी प्रकार की एजुकेशन देते हैं, चाहे वो धार्मिक है या किसी और प्रकार की है, तो उसके लिए आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट आपसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं लेती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको इक्वलिटी को फॉलो करना होगा। हालांकि ये आपकी फ्रीडम है, आपका राइट है, डायरेक्टली गवर्नमेंट और कोर्ट इसके अंदर एनक्रोचमेंट नहीं करते हैं। जैसे आपने सबरीमाला केस देखा, केरला के अंदर जो मंदिर है सबरीमाला मंदिर, तो वहां पे भी इशू बहुत चला। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी कि फीमेल्स को राइट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो एक तरफ हम बात करते हैं फ्रीडम की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसके अंदर लिमिटेशंस की, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो ये भी एक प्रकार का थोड़ा सा सोचने की, देखने की जरूरत है कि या तो इनको बिल्कुल फ्रीडम ही दे दी जाए, इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते, तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वंचित है, सदियों तक इस देश के अंदर शूद्रों को मंदिर में जाने से वंचित रखा गया। तो इस प्रकार के देखते हैं अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ पे प्रिवेल करती थी, फीमेल्स को मना किया गया। लेकिन ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो रीजनेबल है तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। अब बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे टेम्पल्स हैं जहां पे एक पर्टिकुलर ड्रेस के अंदर ही मेल्स का जाना भी तभी अलाउड है, अदरवाइज मेल्स पर्सन भी वहां पे एंट्री नहीं कर सकते। तो अगर कोई रीजनेबल इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है तो वो अलाउ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मेयरली फीमेल्स को या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को डिनाई कर दिया, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जनरली आपको रिलीजन से रिलेटेड हर प्रकार की जो है आपको छूट दी गई। इसके बाद आर्टिकल 29 और आपका 30 जो आपका एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है कि आप अपने कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपका किसी भी प्रकार का कोई
लोक नृत्य है, लोक साहित्य है, उसकी आप प्रोटेक्शन करना चाहें, कल्चर को आप डेवलप करना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप ओपन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट के अंदर उसके अंदर कोई शेयर है, इट मीन्स आप गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की हेल्प, डोनेशन या किसी और प्रकार का आप हेल्प लेते हैं, वहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट आप वहाँ पे लेते हैं, तो वहाँ पे आपको सबको अलाउ करना होगा। अदरवाइज आप एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट के लिए आप अपने रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप रन वहाँ पे कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी प्रकार की एड आपको अवेलेबल करवाती है तो वहाँ पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल रहेंगे। आर्टिकल 32 to 35 की हम बात करें तो ये आपको रेमेडीज की बात करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल डिक्लेयर किया है कि अगर आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाए तो पूरा फंडामेंटल राइट और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, लाइक ए स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा जिसके अंदर आत्मा नहीं है। तो कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है, कितनी बड़ी बात उन्होंने ये कही है, और हम शुक्रगुजार रहेंगे, ताउमर सबको रहना चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कि इतना खूबसूरत संविधान उन्होंने बना के हमें दिया है कि कितनी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन यहाँ पे उन्होंने दी है, हमें अवेलेबल करवाई है। फंडामेंटल राइट्स की लिए रेमेडी या आर्टिकल 32 ठीक वैसा ही है जैसे कि हम कहें कि आपको कोई राइट तो दे दिया, लेकिन उसका अगर इन्फ्रिंजमेंट हो, उसका अगर वायलेशन हो, तो आपको ये ना पता हो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके समाधान कोई नहीं है। कि रेमेडी तो आपको दे दी कि 32 में है, लेकिन 32 को आप एक्सरसाइज ना कर सकें, उसके अंदर उसको डिफाइन ना करें कि आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको 32 ही ना हो, रेमेडी ना दी जाए, तो आप बाकी राइट्स को लेके बैठे रहें, 21, 14 जो भी आपके राइट्स हैं लेके बैठे रहें कि हमारे पास ये राइट है। अब आपका कोई राइट है, राइट आपका कोई वायलेट कर रहा है, तो आप कैसे क्लेम करेंगे, आप क्या कहेंगे, यू कैन नॉट इंक्रोचमेंट इनटू माय राइट्स बिकॉज आई हैव फंडामेंटल राइट्स, आई हैव आर्टिकल 21, यू कैन नॉट किल मी, यू कैन नॉट से। आपको उसको आपके फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये राइट अवेलेबल किसके अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है। बहुत सारे राइट्स, कुछ राइट हैं जैसे मैंने बताया था कि अनटचेबिलिटी है या कुछ और डिस्क्रिमिनेशन के राइट हैं, वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी आप क्लेम आप कर सकते हो, लेकिन जनरली स्टेट के अगेंस्ट में आप क्लेम करते हो, इसलिए आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन भी दी गई है। तो आर्टिकल 32 के अंदर रेमेडीज दी हैं कि अगर किसी कारण से आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। दो तरीके बताए हैं, आर्टिकल 226 226 और आर्टिकल 32। 226 में आप हाई कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो, और 32 में सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे, लेकिन किसी और कारण से नहीं। 32 के अंदर सिर्फ फंडामेंटल राइट ही होना चाहिए, कोई और रेमेडी राइट आप क्लेम ना करते हैं। लेकिन 226 वाइडर है, आप 226 में फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर रेमेडी के लिए भी आप जा सकते हैं, आप तब भी आप मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के अंदर 226 के अंदर। तो वहां पे आप कोई और रेमेडी भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो बेटर है कि पहले आप हाई कोर्ट के अंदर जाएं, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके बाद आपके पास कोई रेमेडी नहीं बचती, हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट में गए हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और बचता है, और वो है आपका अपील में जाना, जिसके अंदर कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बेटर है कि आप हाई कोर्ट में जाएं, उसके बाद अगर तब भी रेमेडी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, डोर्स आर ओपन। अब 32 में क्या दे रखा है, 226 में भी सिमिलर पावर है, 5 रिट्स दे रखे हैं। रिट्स क्या है, कमांड ऑर्डर्स हैं सुपीरियर कोर्ट की इंफीरियर कोर्ट और अथॉरिटीज को। वो रिट कौन सी है, आपकी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्सरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ को वारंटो। बड़े शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि हेबियस कॉर्पस आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया है। कई बार लॉफुली डिटेंशन भी अनलॉफुल बन जाती है,
जैसे आर्टिकल 22 में बता रखा है और सीआरपीसी में बता रखा है कि विदिन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन आपने विदिन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया आपको, तो वो लीगल डिटेंशन भी इलीगल हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेंशन है जो इलीगल डिटेंशंस में है, किसी को अरेस्ट कर लिया है अनलॉफुली अनऑथराइजली, वो भी इलीगल है। तो वो उसके अगेंस्ट में आप हैबियस कॉर्पस में आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। हैबियस कॉर्पस का पर्पज क्या है? उस पर्सन को रिलीज करना जो इलीगल कस्टडी में है, उस पर्सन की रिलीज। लेकिन अगर उस पर्सन को मीनवाइल अगर रिलीज कर दिया गया है तो ये रिट काम नहीं करेगी। और इसका अर्थ क्या है? टू हैव दी बॉडी, लैटिन टर्म है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है कोर्ट में उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंस उसकी नहीं दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलर अथॉरिटी वहां पे कह दे कि यस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन आवर कस्टडी। नहीं, आपको फिजिकली उस पर्सन को वहां पे अपीयर करना होगा, फिजिकली अपीयरेंस उसकी वहां पे रिक्वायर्ड है, तो ये जरूरी है वहां पे। तो इस प्रकार की अगर कोई अनलॉफुल डिटेंशन है तो वहां पे भी हो सकता है। आपके बहुत सारे इसके अंदर केस हैं, डीके बसु का है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस 1 और 2 1980 एंड 1982 के 2 केसेस के अंदर वहां पे बहुत सारे चीजें बताई गई थी। एक सिंपल एप्लीकेशन को ही कोर्ट ने एज एन रिट वहां पे उसको ट्रीट किया था, एज ए रिट। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल लेटर को, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसके रिगार्डिंग एक चीज और भी है कि रेस जुडिकाटा इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जितनी बार भी किसी को अनलॉफुली डिटेन किया जाएगा वो उतनी ही बार हैबियस कॉर्पस में जा सकता है। और कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? तो जाएगा कहाँ पे? सुपीरियर कोर्ट में, इट मीन्स हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और किसके अगेंस्ट में? किसी लोअर कोर्ट, लोअर अथॉरिटी के अगेंस्ट में जा सकता है, किसी पर्सन के अगेंस्ट में जा सकता है जिसने उसको अनलॉफुली डिटेन किया है, अनलॉफुली अरेस्ट उसको किया है। इसके अलावा रिट ऑफ मैंडामस, ये 2 रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 रिट लोअर लेवल पे अगर अवेलेबल हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो एक छोटी निचली अदालतों के अंदर भी इसका समाधान हो सकता है। मैंडामस, मैंडामस मीन्स आपका राइट। मैंडामस एक ऑर्डर है सुपीरियर कोर्ट का कि टू डू और नॉट टू डू। ये एक ऑर्डर है किसको? इन्फीरियर लोअर कोर्ट को, लोअर अथॉरिटीज को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, चाहे वो कोई इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कोई भी अथॉरिटी है उसको, कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट करे या उससे एब्सटेन रहे, उससे वो दूर रहे। अगर लॉफुल एक्ट कर रहा है तो उसको करे, टू डू, और अगर वो एक्ट उसका अनलॉफुल है तो उससे वो दूर रहे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसको करने से दूर रहे। तो इस प्रकार के दोनों ऑर्डर्स वहां पे दिए जा सकते हैं, कुछ करने के लिए भी और कुछ ना करने के लिए भी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 2 चीजें होनी चाहिए इसमें साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों चीजें। आपका राइट और उस अथॉरिटी की ड्यूटी, वो काम करना उस अथॉरिटी की ड्यूटी होनी चाहिए, और वो काम होना, वो क्लेम करना आपका राइट होना चाहिए। आपका राइट नहीं है, अब भले ही उस अथॉरिटी की ड्यूटी हो, रिट ऑफ मैंडामस अवेलेबल नहीं होगी, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपका राइट है, लेकिन जिस अथॉरिटी के अगेंस्ट में आप उसको इशू करवाना चाहते हैं उस अथॉरिटी की वो ड्यूटी नहीं बनती, तो रिट ऑफ मैंडामस काम नहीं करेगी। तो बेसिकली क्या है कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, आपका राइट और उस अथॉरिटी की वो लीगल ड्यूटी जिसके अगेंस्ट में आप उसको इशू करवाना चाहते हैं। रिट ऑफ सरसरी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन दोनों सिमिलर हैं, दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है कि जब कोई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करती है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है किसी भी मैटर को कंसिडर करने के लिए। ज्यूरिसडिक्शन बहुत मैटर करती है किसी भी केस को, किसी भी मैटर को कंसिडर करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, उसको सुनने के लिए। लेकिन बिना ज्यूरिसडिक्शन के उसको कंसिडर कर लिया तो आपको पता लगे कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो आप उसको प्रोहिबिशन की रिट के लिए आप जा सकते हैं, उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो कोर्ट वहां पे उसको रोक देगा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वोलेशन हो रहा है, या कोई एरर अपारेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा कोई है, कोर्ट का कोई एक्शन है, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी का कोई ऐसा एक्शन, तो भी आप इन रिट्स के लिए आप जा सकते हैं। प्रोहिबिशन में
और सरसरी में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। वो फर्क क्या है कि प्रोहिबिशन में सिर्फ प्रोहिबिट किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो वो सरवाइव करेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। सपोज कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर दे दिया, इंजंक्शन कोर्ट ने दे दिया, या कोई ऑर्डर दे दिया कि पर्टिकुलर आपको काम करना है या नहीं करना है, या आपने कोई कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दे दी कि आई विल डू सर्टेन थिंग्स, पर्टिकुलर एक्टिविटी आप करेंगे, आपने कोर्ट के अंदर ऐसा वचन दिया है, और मीनवाइल आपने प्रोहिबिशन के अंदर आपने रिट लगा दिए, अब वो प्रोसीडिंग वहीं पे प्रोहिबिट हो गई, रुक गई, लेकिन वो ऑर्डर नहीं रुकेंगे, आपको वो ऑर्डर अभी भी फॉलो करने पड़ेंगे। इंजंक्शन है तो वो कंटिन्यू रहेगी, आपने कुछ करने के लिए या ना करने के लिए अंडरटेकिंग दी थी तो अब आप उसको, वो अभी भी कंपेल है, आप उसके लिए आपको पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन रिट ऑफ सरसरी में क्या है, रिट ऑफ सरसरी में प्रोसीडिंग भी रुकेगी, और कोर्ट ने या अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर भी क्वैश हो जाएगा। तो रिट ऑफ सरसरी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिए हैं, उनकी बिना अथॉरिटी के, बिना जुरिस्डिक्शन के, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करके कोई जजमेंट दिया वहां पे या कोई ऑर्डर वहां पे दे दिए हैं, तो उनको भी क्वैश करना, अब उनकी भी कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के अंदर कहा है कि जब भी किसी केस के अंदर कोई रिट लगाई जाती है किसी इशू से रिलेटेड, चाहे वो रिट ऑफ सरसरी लगाए या रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगाए, तो कोर्ट दोनों इशू करे, रिट ऑफ प्रोहिबिशन भी और रिट ऑफ सरसरी भी। प्रोहिबिशन उसको प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, और सरसरी उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, प्रोहिबिट भी करना और उसको क्वैश भी करना। अब रिट ऑफ को वारंटो क्या है कि, सॉरी आई थिंक रिज्यूम हो गया था, बीच में डिस्टर्बेंस, कि आपको अथॉरिटी, आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है, अधिकार परीक्षा साबित करें वहां पे कि आपका हक बनता है कि आप वो ऑफिस होल्ड करें। इसके रिगार्डिंग दो चीजें होनी चाहिए कि एक तो वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, और दूसरा जिस पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी लगा सकता है इस रेट को, जरूरी नहीं कि आपका राइट वायलेट हो रहा है तभी, कोई भी प्राइवेट पर्सन, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उस जॉब उस ऑफिस से रिलेटेड, वो भी लगा सकता है, लेकिन गुड फेथ में लगाए, मालाफाइडली नहीं, गुड फेथ में ये रेट लगाए कि वो पर्टिकुलर पर्सन कोई और है, वो नहीं है जो इस पर्सन का वास्तव में हकदार है। तो यहाँ पर क्या है कि रिट ऑफ को वारंटो के अंदर कोर्ट आपकी अथॉरिटी मांगेगी, आपसे पूछेगी कि शो योर अथॉरिटी, अपना अधिकार साबित करें कि आप इस ऑफिस के अंदर कैसे हैं। तो अगर आप वो फेल हो जाते हैं साबित करने में तो आपका वहाँ पे अधिकार खत्म हो जाता है उस ऑफिस के ऊपर। लेकिन उस दौरान आपने जो भी सर्विसेज की हैं, जो भी आपने काम किए हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी आपने रेम्यूनरेशंस लिए हैं, जो भी आपने सर्विस के एवज में जो भी आपने पेमेंट ली है, सैलरी ली है, चाहे किसी भी रूप में रेम्यूनरेशन आपने लिए हैं, वो आपसे स्टेट वापस नहीं लेगी, गवर्नमेंट या कोर्ट उनको वापस करने के ऑर्डर नहीं देगी। अगर ये ऑर्डर देगी तो क्या होगा, बेगार, जिसको हम पहले बता चुके हैं कि फोर्स्ड लेबर होगा, वो आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा कि आपने फिर तो फ्री में काम करवा लिया, बेशक वो पर्सन ऑथोराइज नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कुछ और किया है, उसके लिए वो क्रिमिनली सिविल जो भी है उसके लिए लायबल होगा। लेकिन उस काम के एवज में जो उसने रेम्यूनरेशन लिया, सैलरी ली, वो वापस करने के लिए वो कंपेल नहीं होगा, उसको आप वापस नहीं ले सकते। तो ये हमारी पांचों रेट थी। अब बहुत छोटा छोटा मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, अब देखिए आर्म्ड आर्मी जो हमारी है, चाहे वो आपकी आर्मी, आपकी जल सेना, थल सेना, या आपकी वायु सेना है, आपकी नेवी है, एयरफोर्स है, या आपकी आर्मी है, इनको ये राइट्स इस तरीके से अवेलेबल नहीं है जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अवेलेबल है। इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल रहेंगी, वो एप्लीकेबल रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स के आपने अंदर देखा है कि एक डिसिप्लिन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है एक आर्मी को चलाने के लिए, एक नेवी एयरफोर्स को चलाने के लिए। तो
फंडामेंटल राइट को इस प्रकार से एब्सोल्युटली वहां पे दे दिया जाए जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को है, तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, वहां पे उनको बांध के नहीं रखा जा सकेगा। फिर तो वहां पे फिर बहुत सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो कुछ उनको राइट्स हैं, ऐसा नहीं कि उनको राइट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अलग राइट्स हैं, उनके राइट्स अलग हैं, हमारे राइट्स अलग हैं। आप उनको आप किसी कोर्ट के अंदर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, उनके अलग ही अपने राइट हैं, अलग ही उनकी कोर्ट है, उनके एक्ट भी अलग है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और आपके राइट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी हैं, तीनों आर्मीज जो हमारी हैं, उनको इसके दायरे से थोड़ा बाहर रखा गया है, वो इसके एक्सेप्शंस में आती हैं। इसके वजह में उनको कुछ अलग राइट्स वहां पे दिए गए। आर्टिकल 34 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज एप्लीकेबल इन एनी एरिया। अब किसी भी इमरजेंसी के अंदर कोई नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी है या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई इमरजेंसी इंपोज कर दी गई है, उस दौरान वहां पे मार्शल लॉ सेना के हाथ में कमांड दे दी है या सेंटर के हाथों में पावर वहां पे आ गई है, तो वहां पे भी आपके राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। आपको राइट्स अवेलेबल होंगे लेकिन विद रिस्ट्रिक्शंस। अब देखें आर्टिकल 33, 34 कहां से हमारे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे 12, 13 डायरेक्ट हमारे फंडामेंटल राइट नहीं थे, ऐसे ही 13 और 33 और 34 भी हमारे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इनका फंडामेंटल राइट से रिलेशन कनेक्शन जरूर है। अब मैं बात कर रहा था, एक लास्ट अपना आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे 35 कि कोई भी जजमेंट देती है कोर्ट, उसके रिगार्डिंग कोई ऑफेंस है या फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक्ट में कहीं पे भी कोई ऑफेंस बता रखा है, कोई चीज प्रोहिबिट कर रखी है, कोई पनिशमेंट बता रखी है, उसके रिगार्डिंग लॉ कहां बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। अब ये राइट तो दे दी, प्रोहिबिशंस वहां पे बता दी गई हैं, इसके अंदर पनिशमेंट भी बता रखी है, लेकिन उनके रिगार्डिंग लॉ कैसे बने ये बता रखा है आर्टिकल 35 के अंदर कि कोई भी पनिशमेंट, कोई भी प्रोहिबिशन जो बता रखी है पार्ट 3 में या कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके रिगार्डिंग लॉ बनाएगी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दोनों को पावर है कि वो लॉ बना सकती हैं, लेकिन स्टेट हर मैटर में लॉ नहीं बना सकती, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। इसके अलावा स्टेट भी लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट कहां पे लॉ बनाएगी? आर्टिकल 16 क्लॉज 3 और आपके आर्टिकल 32 क्लॉज 3, 33, 34 जो आपके आर्मी से रिलेटेड थे, हमने अभी डिस्कस किए थे। इनके रिगार्डिंग सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। तो आर्टिकल 35 भी बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन काउंट होता है फंडामेंटल राइट के अंदर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर जो प्रोविजन दे रखे हैं, जो पनिशमेंट, जो प्रोहिबिशन, जो लॉ बनाने की, जो डिक्लेरेशंस की बात कर रखी है, उनके अंदर लॉ कहां बनाया जाएगा? वो लॉ बनाया जाएगा आर्टिकल 35 के अंदर। वहां पे पावर दे रखी है पार्लियामेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो लॉ बनाएंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। कितने पायस, कितने पवित्र, कितने इम्पॉर्टेंट, कितने जरूरी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने देखा, हमने डिस्कस किया। और मैं बहुत सारे ऐसा कोई क्वेरी, क्वेश्चंस नहीं आया, वैसे कमेंट्स साथ के साथ आते रहे तो मैं उनको सबको पढ़ नहीं पाया हूँ, देख नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका आंसर अभी नहीं तो बाद में उनका मैं आंसर देने की कोशिश करूं। कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड, किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। तो बहुत आपका थैंक यू कि आप इसके साथ लाइव सेशन में रहे। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी व्यूवर्स से कि SBS कॉलेज रोहतक, जो शमशेर बहादुर सक्सेना लॉ कॉलेज रोहतक है, उसकी टीम, उसके डायरेक्टर सर रुपेंद्र चौधरी सर और उनकी पूरी टीम ने जो एफर्ट किया है, एक मंच तैयार किया है, ये आपके लीगल सीरीज के ऊपर जो एक पूरा सीरीज चलाई है यहाँ पे, लीगल एजुकेशन के ऊपर, लीगल अवेयरनेस के ऊपर, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। उनके पेज को आप जाएं, सर्च करें, लाइक करें। इसके ऊपर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर एंटायर टीम ऑफ SBS लॉ कॉलेज
उनका थैंक यू करना चाहूँगा और धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतना खूबसूरत मंच तैयार किया है कि जहाँ पे विभिन्न लेक्चरर्स जो हैं अपने बातों को वहाँ पे रख सकते हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं, वैल्यूएबल नॉलेज जानकारी देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, लाभ उठाएं उनका। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सबका कि आप सबने इतने अच्छे से मुझे सुना। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप सबको सुने, सबको उनको लाइक करें, आप देखें उनको, सुने, उनके विचारों को सुने, अपने कमेंट्स दें, आपकी क्वेरीज जो हैं उनको वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस लॉकडाउन के अंदर क्योंकि अभी सभी इंस्टीट्यूशंस बंद हैं तो ये एक बेनिफिट यहाँ से हम उठा सकते हैं और ये उसी कड़ी में, उसी दिशा में एक प्रयास है कॉलेज का। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। एक अच्छा इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार किया और स्पेशली मुझे ये मौका दिया, यहाँ पे इनवाइट करके ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचार आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स हमने देखा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बिना अधूरे हैं। तो हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो अभी जैसे पेंडेमिक कोविड-19 कोरोना महामारी का दौर जो चल रहा है, उसके अंदर हमारी ड्यूटी बनती है कि जो एक सोशल डिस्टेंस है या आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो भी मेजर्स गाइडलाइंस जो भी गवर्नमेंट आपकी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती हैं, आप उनको फॉलो करें। ये आपकी भी और आपकी फैमिली की, सोसाइटी की, सबकी प्रोटेक्शन की बात है, सबके लिए जरूरी है, नेसेसरी है। तभी हम अपने फंडामेंटल राइट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे अगर हम जीवित रहेंगे। तो अदरवाइज आप देख रहे हैं कि कितना विकराल इसका रूप जो है वो होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो छूट हमें मिली है, तो लॉ जो भी, गाइडलाइंस जो भी बनती हैं, रूल जो भी बनते हैं, उन्हें प्रियम्बल के अंदर देखा है, अपने आप में पूरा विधान है वो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट में क्या कहते हैं, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव इट टू आवरसेल्व्स। इस लॉ को बनाने वाले हम हैं, हम ही इसको अडॉप्ट करने वाले हैं। तो ये लॉ हमारे ही बनाए हुए हैं, हमारे ही फायदे के लिए हैं, हमें ही इनको आगे फॉलो करना है, हमें ही इनको लागू करना है। तो ये ना माने कि किसी ने हमें कंपेल किया है कोई रूल मानने के लिए। तो एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, कि एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए रूल रेगुलेशन जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी सकुशल हैं और आगे भी स्वस्थ रहें। इसके लिए आप जो भी दिशा निर्देश उनका पालन करें। मैं एक बार फिर से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। फिर हो सकता है शायद फिर कभी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।